10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हुआ आप सबके सामने। आज इनकी कुंडली लेकर के आया हूँ। इनका नाम है अनिरुद्ध। ये हैं मोहाली पंजाब से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में मैं आपको इनकी कुंडली के पंचांग से परिचय कराता हूँ। इस कार्यक्रम का दूसरा हिस्सा आपको आज ही के शाम के कार्यक्रम में मिल जाएगा, रात्रि 8 बजे। शुरू करते हैं। इनका जन्म 2071 विक्रम संवत 1937 शक संवत में हुआ है। उत्तरायण कीलक संवत्सर में इनका जन्म होगा। इस वजह से व्यक्ति अपने आप में मस्त रहने वाला होता है, प्रतापी और प्रभावशाली होता है, व्यक्तित्व का जहर की तरफ फैलने वाला होता है। सामने वाले पे कभी भी किसी भी तरीके से अपना प्रभाव विकसित करने वाला ही होता है। इनका जन्म उत्तरायण में होगा। उत्तरायण में जन्मे होने से व्यक्ति की बुद्धि और व्यक्ति की कुंडली में सूर्य बलवान होंगे। अब इसका अर्थ है कि इनकी कुंडली का जो भाग्य भाव होगा वो सूर्य बुध के कारण बलवान होने के कारण व्यक्ति पिता का सर्वस्व सुख भोगता है और आने के बाद पिता का प्रभाव और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। रविवार शुक्ल पक्ष के 10वीं तिथि के चंद्रमा बड़े ही प्रभावकारी मजबूत होते हैं, शुभग्रह बनते हैं। और जब चंद्रमा शुभग्रह बन जाएंगे तो व्यक्ति की कुंडली में लग्न भी बलवान होगा और जन्म कुंडली में वो जहाँ बैठे होंगे उस भाव को भी बलवान करेंगे। इसका अर्थ है कि वो लग्न में ही बैठे हैं। लग्न के चंद्रमा, लग्न के अधिपति कर्क राशि, कर्क लग्न, और लग्न में ही गुरु और चंद्रमा का प्रभाव जातक को यशस्वी, गुणवान, संपत्तिवान, हमेशा ही धन से लबालब भरा रहने वाला, श्रेष्ठ बुद्धि, सदाचरण और गलत संगति से मुक्त रहने वाला बनाएंगे। समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है और धर्म का पालन करने वाला और परिवार का पोषक होता है। गंभीर बुद्धि का और श्रेष्ठ व्यक्तित्व का होता है। व्यक्तित्व का धनी और मजबूत इच्छा शक्ति का, साथ ही साथ समाज के लिए कुछ देने का काम, समाज के लिए हित करने का काम, ये बड़ा अच्छा होता है। धन की समस्या कभी भी इस कुंडली में नहीं होगी। रविवार को जन्मे हैं, इस वजह से व्यक्ति पीले गुराई लिए हुए होता है, सुंदर होता है, सुडौल होता है और रोगी नहीं होता, निरोगी काया का होता है। सुकर्मा योग, पुष्य नक्षत्र में जन्मे हैं, इस वजह से इस कुंडली में पुष्य नक्षत्र को नक्षत्रों का राजा कहा जाता है। इसके अधिपति शनि इस कुंडली के लिए मारक होते हैं और बैठे हैं जन्म कुंडली के पंचम भाव में। जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का अधिपति इस कुंडली का कारक ग्रह है। अगर कर्क लग्न की कुंडली में सर्वाधिक योग कारक ग्रह मंगल हैं तो मंगल की दृष्टि लग्न के लिए भी अच्छी होगी, कमजोर नहीं होगी, और जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव के लिए भी अच्छी होगी, क्योंकि चतुर्थ भाव से मंगल का संबंध बनेगा और पीछे राहु आगे शनि, तो चतुर्थ भाव को पाप कर्त्री लगेगा। लेकिन इस कुंडली के कारक ग्रह होकर के पंचम भाव में बैठे हैं, इस वजह से, और पंचम भाव के अधिपति भी पंचम भाव को देख रहे हैं, इस वजह से व्यक्ति कम से कम सुशिक्षित हो जाता है। और एक बात और भी है कि वो बहुत ही ज़्यादा न्यायप्रिय होगा। अब उसके साथ और उसके जीवन में कभी भी अन्याय ना हो। मंगल और शनि का संबंध जातक को प्रत्येक दिन कुछ न कुछ कमा लेने वाला, सामाजिक और प्रतिष्ठित बना देता है। पुष्य नक्षत्र के अधिपति शनि की दृष्टि जन्म कुंडली में तीसरी दृष्टि से सप्तम स्थान को, 7वीं दृष्टि से एकादशवें स्थान को और 10वीं दृष्टि से द्वितीय स्थान को देखेंगे। तो तृतीय दृष्टि जो पड़ेगी वो सामान्यतया इनकी कुंडली के लिए बहुत अच्छी होगी, क्योंकि यहाँ पे गुरु और चंद्रमा जैसे दो शुभ ग्रहों का प्रभाव पहले से ही है। इस भाव में मकर राशि बनी है जिसके अधिपति शनि उसे देख रहे हैं, और इस भाव में मंगल की उच्च राशि बनी है जो पहले ही स्वग्रही है और इस उच्च की राशि से केंद्र में है। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति की कुंडली में सप्तम स्थान बलवान है, क्योंकि दो शुभ ग्रहों की दृष्टि इस भाव का अधिपति इसे देख रहा है और मंगल इस भाव के उच्च के अधिपति होकर के इससे केंद्र में बैठे हैं। ये सारी ही स्थितियां व्यक्ति के जीवन में दिनचर्या को ठीक रखने में काफ़ी होंगी। आगे बढ़ के बताता हूँ। ब्राह्मण वर्ण और देवगण के तो होंगे ही ये। इस आधार पर व्यक्ति सात्विक होगा। इसका भोजन जितना ज़्यादा शुद्ध रखा जाए, ठंडी चीज़ें खाने से बचाई जाए, जितना ज़्यादा हो सके शुद्ध और सरल भोजन बनाया जाए और जितना ज़्यादा हो सके भगवान शिव की पूजा की जाए तो बहुत बढ़िया रहे। आपको मैं सबसे पहले नक्षत्र पे बता दूं, नहीं डिग्री के आधार पे बता देता हूँ। इनकी कुंडली में सूर्य की जो स्थिति बनी है उसके आधार पर वो बैठे हैं कितने, 14 डिग्री के। तो इस आधार पर सूर्य युवावस्था के होंगे। चंद्रमा जो बैठे हैं वो 7 डिग्री के हैं। प्रमुखतया ये चंद्रमा 7 डिग्री के हैं, पुष्य नक्षत्र में बैठे हैं। नक्षत्र का अधिपति त्रिकोण में बैठा है। पापक ग्रह होकर के भी अगर त्रिकोण में बैठे तो उसे अच्छा परिणाम करना ही पड़ता है। मैं समझता हूं कि ये विषम संख्या की राशि नहीं है, सम संख्या की राशि है, वृद्ध हो जाएंगे।
आगे बढ़ के बताता हूँ। इनकी कुंडली में मंगल जिस स्थिति में बैठे हैं, मैं बार बार यहाँ देख लेता हूँ। मंगल जन्म कुंडली में 4 डिग्री के हैं, अवस्थागत वो ठीक बैठे हैं। 4 डिग्री अश्विनी नक्षत्र के केतु के नक्षत्र में, और वो केतु जन्म कुंडली में मंगल से सन्निकट। अगर मंगल से सन्निकट नहीं बैठे होते तो केतु भी गड़बड़ होते। भाग्य भाव में गुरु की राशि बनी है, गुरु उन्हें देख रहे हैं। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति की कुंडली का भाग्य भाव भी बलवान है, सप्तम स्थान भी बलवान है, दशम स्थान भी बलवान है, लग्न तो बलवान है ही। तो कमजोर कौन सा भाव हो सकता है? जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव के अधिपति ने चतुर्थ को देखा है, ये भाव ठीक है। सप्तम के अधिपति ने सप्तम को देखा है, नवम भाव के अधिपति ने नवम को देखा है, और दशम भाव के अधिपति दशम में ही बैठे हैं। उच्च के गुरु और स्वग्रही चंद्रमा, 1 स्वग्रही 2 स्वग्रही, यहाँ पे गुरु की दृष्टि यहाँ 3, यहाँ पे शनि की दृष्टि 4, यहाँ पे शुक्र की दृष्टि 5, यानी कि इस कुंडली में 5 से 7 के 9 ग्रह में से 5 से 6 ग्रह बहुत अच्छे हैं। तीसरे स्थान में राहु 15 डिग्री के अवस्थागत बहुत अच्छे युवावस्था के, कन्या राशि के अधिपति बुध ने उसे देखे। सारे के सारे ग्रह अपने अपनी राशियों को देख रहे हैं, ये कुंडली की प्रतिष्ठा में वृद्धि करेंगे। और मैं एक बात कह दूं तो दरअसल ये कुंडली बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ साबित हो रही है। अगर भाव का अधिपति देख ले, जैसे सर्वमान्य सिद्धांत है ज्योतिष का, यो यो भावो स्वामी दृष्टो युतो वा। भाव का अधिपति अगर भाव को देख ले तो वो संपूर्णतया, चाहे जो सारे सिद्धांत भले ही निष्फल हो जाएं। यहाँ चंद्रमा बहुत अच्छा है अपनी राशि में, गुरु उच्च के होकर के बैठे, मंगल अपनी राशि में, शुक्र ने अपनी राशि को देखा है, बुध ने अपनी राशि को देखा है, गुरु ने अपनी राशि को देखा है, यहाँ पे मंगल ने अपनी राशि को देखा है। अब क्या चाहते हैं? शनि ने अपनी राशि को देखा है। आपको पता भी है ये कितनी बढ़िया कुंडली बनेगी? पता ही नहीं है, पता ही नहीं है। मेरे पास एक कुंडली आई थी, 2016 के भारत टॉपर रहे हैं पारस शर्मा, वो दिल्ली के हैं। आप लोग सर्च करिएगा इंटरनेट पे, पारस शर्मा। 2016 में वो टॉप किए थे। उनकी माताजी बड़ी अच्छी डॉक्टर हैं दिल्ली की, होम्योपैथ की। उनकी कुंडली भी ऐसे ही विलक्षण थी, और वो व्यक्ति अभी बहुत अच्छा है, विदेश में नाम कमा रहा है। पर मैंने उनकी कुंडली देखी तो एक शब्द में बात कही थी, कुंडली बहुत अच्छी है, कुंडली बहुत अच्छी है। तो बाद में उनकी माताजी ने मुझे बताया कि पंडित जी ये पारस शर्मा हैं और मैं इनकी माताजी बोल रही हूँ, और ये 2016 के भारत में टॉप किए थे। ऐसी ही ये कुंडली है। शुक्ल दशमी के चंद्रमा और सारे ग्रहों में बुध जो हैं वो डिग्री के हिसाब से जो इनकी कुंडली में बने हैं, वो बुध बैठे हैं 2 डिग्री के, तो अवस्थागत वो मृतप्राय हो रहे हैं। बाकी के जितने ग्रह हैं, जैसे शनि, जैसे सूर्य, जैसे चंद्रमा, जैसे राहु, जैसे गुरु, जैसे शुक्र और मंगल, ये सारे के सारे ग्रह अच्छे हैं। हमें इस कुंडली में बुध को अगर देखें तो बुध इस कुंडली के लिए 12वें और तीसरे भाव के अधिपति हैं। 12वें और तीसरे भाव के अधिपति होने से और भाग्य भाव में बैठ जाने से जन्म कुंडली में छोटे भाई बहनों का सुख तो मिल जाता है, पर राहु के बैठने के कारण गड़बड़ी भी होती। लेकिन इस भाव के अधिपति होकर के इस भाव को देखते हैं तो व्यक्ति का संचार बड़ा अच्छा होता है, उसका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा। और यहाँ पे बुध जो है वो जन्म कुंडली में चूंकि 2 डिग्री के और सूर्य 14 डिग्री के, तो अस्त हो जाएंगे। इसके कारण व्यक्ति का व्यय और ऋण से मुक्त होने का भाव गड़बड़ हो सकता है। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति अगर किसी को दे या किसी से ले ले तो उसको दिक्कत होगी, मतलब वो चुकाने में उसको दिक्कत होगी। इस वजह से किसी से लेन देन के मामले में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ये कुंडली प्रतिष्ठित है, प्रोफेसर बन सकता है, मैकेनिक एरोनॉटिकल इंजीनियर बन जाए, मैकेनिकल इंजीनियर बन जाए, सिविल इंजीनियर बन जाए, IAS IPS बन जाए, पदाधिकारी बन जाए, IFS क्लियर कर ले। तो ये कुंडली ऐसी है। इस कुंडली में आप अगर चाहें तो, जैसे मैं आप लोगों को एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ, जब भगवान कालिदास ने या भगवान तुलसीदास ने या भगवान महर्षि पाराशर जी ने या भगवान नारद जी ने या भगवान नारायण ने या साक्षात भगवान ब्रह्मा ने जब कभी कोई ज्योतिष जैसे ग्रंथ के बारे में विचार किया होगा, तो क्या वो IAS IPS के शब्दों से उनका परिचय होगा? नहीं। ग्रह अगर अच्छे बैठे हैं तो वो किसी पद के मोहताज नहीं होते। अगर ग्रह अच्छे नहीं बैठे हैं, इसका अर्थ है कि वो व्यक्ति अब जो कुछ भी छुएगा उसमें उसको मशक्कत ज़्यादा करनी होगी। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में ग्रह सारे अच्छे बैठ रहे हैं, इसका अर्थ होगा
कि व्यक्ति जो कुछ छुएगा वो सोना बन जाएगा। आईएएस के लिए कोई विशेष योगायोग नहीं होता। आप उसको जैसे जैसे ज्योतिष का विस्तार होता गया उससे वैसे वैसे ज्योतिष में ग्रहों से उसका कनेक्शन बनाते चले गए ज्योतिषी, दैवज्ञ ज्योतिषी जो थे उससे वो कनेक्शन बनाते गए ग्रहों के प्रकृति के आधार पर कि मंगल ऐसा है तो आईपीएस बन जाएगा, अगर गुरु ऐसे हैं, बुध ऐसे हैं तो आईएएस बन जाएगा, अगर 12वां भाव ऐसा है तो व्यक्ति विदेश सेवा में जा सकता है। ये ग्रहों से आपने तालमेल बिठाया है। पर भगवान, मैं आप लोगों को बात बताऊं कि वस्तुतः अच्छे ग्रह अगर सभी बैठे हैं और इनकी कुंडली में तो जितने ही ग्रह हैं सारे अपने अपने भावों को देख रहे हैं, तो जब सारे ही ग्रह अपने अपने भावों को देखेंगे तो इसका अर्थ होगा कि एक वक्त पे आने के बाद इनकी कुंडली के सारे भाव मजबूत है। 9वां भाव बलवान है, 10वां भाव बलवान है, 3रा भाव बलवान है, 5वां भाव बलवान है, 7वां भाव बलवान है, 4th भाव बलवान है, 11वें भाव के अधिपति 10th में बैठे हैं और 11वें भाव के अधिपति का 10th में बैठना महालक्ष्मी वान योग होता है। लग्न के अधिपति का लग्न में बैठना, लग्न में उच्च के गुरु का बैठना, तो किम कुर्वन्ते सर्वे ग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति वाली बात यहाँ भी सिद्ध हो जाती है। सारी चीज़ें तो यहाँ लागू हो जाती हैं। तो कहने का अर्थ है कि अलग से कोई कुंडली किसी विशेष पद के लिए बनाई नहीं जाती है। ग्रह अच्छे होते हैं तो व्यक्ति बन जाता है। आप इसको जहाँ भी ढेलेंगे ये बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। दूसरा है, इनकी कुंडली में इनका पंचांग बहुत अच्छा बना है। शुक्ल पक्ष के 10वीं तिथि के चंद्रमा बड़े ही व्यवस्थित होते हैं धन आगमन के लिए और धन के खर्च के लिए और व्यक्ति के सुकून से जीवन जीने के लिए, ईश्वर के आशीर्वाद के लिए। यहाँ केतु बैठे हैं, यहाँ इस भाव का अधिपति उसे देख रहा है। सूर्य और बुध जैसे 2 शुभ ग्रह या 2 अच्छे ग्रह इस कुंडली में, धन भाव का अधिपति भाग्य भाव में महाधनी योग। ये कुंडली ऐसी लग रही है जैसे किसी ने बनाया हो। ये कुंडली ऐसी बनी है जैसे राजा राम की कुंडली, हालांकि किसी व्यक्ति से किसी भगवान की तुलना मूर्खता है मेरी, पर फिर भी ग्रह जो हैं वो कई बार बनाए गए परमात्मा के द्वारा, ऐसे ऐसे बिठाए गए हैं। धन भाव के अधिपति को ज्योतिष सिद्धांत में अगर भाग्य भाव में बैठ जाए तो उसे महाभाग्यशाली योग, महाधनी योग कहते हैं। और ग्रह अगर उच्चाभिलाषी हो जाए तो सूर्य मीन राशि के बैठे हैं, उच्चाभिलाषी हो रहे हैं, इसका अर्थ होगा कि ग्रह उच्च के सदृश सूर्य स्वयं फल कर रहे हैं। और यहाँ पे इनका नीच भंग इसलिए हो जाएगा क्योंकि बुध नीच के हैं तो शुक्र भी केंद्र में है और गुरु भी केंद्र में है। तो एक तरीके से ग्रह का 2 तरीके से नीच भंग हो गया। शुक्र के साथ मंगल का बैठना 11वें भाव के अधिपति के साथ जन्म कुंडली में 10th और योग कारक ग्रह युति कर रहा है। मतलब क्या कहूं मैं, ये कुंडली मैंने पिछले शनिवार को बनाई थी। पर बाद में पता चला कि मैंने एएम की जगह पे पीएम बना दिया था, पर ये कुंडली टोटल उलट गई थी। धनु लग्न की ऐसी कुछ कुंडलियां बन गई थी। पर अब मैं इस कुंडली को सही रेक्टिफाई करके बना रहा हूं तो आप लोगों को बताऊं तो जरा विचार करिए कि आपकी कुंडली में लाभ भाव के अधिपति, कुछ लोग कहते हैं पंडित जी आप जो थंबनेल में लिखते हैं वो कई बार आपके वीडियो से मैच नहीं करता है। अगर आप कार्यक्रम पूरा देखेंगे तो एक लाइन भी मैं वैसा नहीं लिखता जो वीडियो से मैच ना करे। अभी कल ही के कार्यक्रम में मैंने कहा था कि राहु के संग शुक्र का संग कैसा होता है, ऐसा ऐसा, फिर 12वें भाव के अधिपति कैसे बैठे। आप पूरी ये लाइन अगर आधे घंटे के सेशन को आप अच्छे तरीके से सुनेंगे तो आपको उसकी व्याख्या उस कार्यक्रम में मिल जाएगी। ठीक उसी तरीके से आप यहाँ पे क्या कहेंगे कि मंगल के साथ शुक्र बैठा है, व्यक्ति तो बड़ा ही चालबाज होगा, बड़ा शातिर होगा, कुपथगामी होगा, अच्छा नहीं होगा, वो विपरीत के प्रति आकृष्ट करने वाला अपने आप को होगा, कामिक होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। चूंकि केतु भाग्य भाव में बैठे हैं, भाग्य भाव के बाद लाभ भाव के अधिपति सर्वाधिक योग कारक ग्रह त्रिकोण और 11वां, तो व्यक्ति कई जगह से धन कमाने की योग्यता रखेगा। लेकिन बात जब चरित्र की होगी तो लग्न में ही लग्नेश बैठे हैं। जन्म कुंडली के जितने भी कमजोर सिद्धांत हैं और जन्म कुंडली के जितने भी अच्छे और सर्वाधिक श्रेष्ठ सिद्धांत हैं वो दोनों तभी फॉल करते हैं कुंडली में जब वो लग्न और लग्नेश को कमजोर या मजबूत देखते हो। अगर आपकी कुंडली में लग्नेश, चंद्रमा, गुरु अच्छे हैं, लग्नेश, चंद्रमा और गुरु, लग्नेश अलग होगा, अलग बात है कि ये इस कुंडली का लग्नेश चंद्रमा ही है, पर वस्तुतः कुंडली को 3 पैमानों पे कसा जाता है। सबसे पहले लग्नेश, उसके बाद चंद्रमा सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रह, उसके बाद दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रह गुरु होते हैं। इनकी कुंडली में लग्नेश लग्न में पुष्य नक्षत्र में बैठा है और जन्म कुंडली में गुरु वहीं बैठे हैं। गुरु बैठे हैं आश्लेषा नक्षत्र के, और जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र का अधिपति जन्म कुंडली में देखिए गुरु के साथ नक्षत्र का परिवर्तन कर रहा है, पूर्वा भाद्रपद के। अब मैं क्या कहूं कि ये कुंडली कैसी बनी है। इनके माता पिता को मैं बार बार कहता हूं निश्चिंत रहिए,
परमात्मा ने जिसकी डोरी स्वयं अपने हाथ में ले रखी है, आपका काम इस बच्चे को केवल संस्कारों से परिचय कराते रहना है, बल्कि मैं तो कहता हूँ इसका संस्कार भी जिंदा है। लग्न में उच्च के गुरु बैठे हैं और सूर्य पे उनकी दृष्टि है। मैंने ये बात कही है कि जब कभी भी सूर्य के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो व्यक्ति कभी भी चरित्रहीन नहीं होता है। भाग्य भाव में केतु उसको भाग्य का पोषक बना देते हैं, भाग्य उसका स्वयं आगे आगे रास्ता बनाते चलता है। सूर्य और बुध भाग्य भाव में बैठेंगे तो व्यक्ति धार्मिक होगा और विश्व प्रसिद्ध होता है। आप इसको छोटे कामों में रख करके कभी भी इसका लक्ष्य छोटा मत बनाना, लक्ष्य हमेशा बड़ा बनाइएगा। ये व्यक्ति किसी भी तरंग को छू करके निकल सकता है, इसका कभी कुछ नहीं बिगड़ेगा। चंद्रमा अच्छे, ब्राह्मण वर्ण और देवगण का है, इसका दाम्पत्य बहुत अच्छा होगा। इसके दाम्पत्य में कोई खटवास वाली बात नहीं होगी, क्योंकि सप्तमेश पहले ही सप्तम भाव को देख रहे हैं और 2 शुभग्रह गुरु और चंद्रमा की दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है। यहाँ पे नीच की दृष्टि गुरु की होगी, पर इस भाव का अधिपति देख करके गुरु के नीच दृष्टि का भी कमजोर फल नहीं देगा। राहु यहाँ व्यक्ति को मेहनती और सूर्य और बुध उसको तार्किक बनाएंगे। कितने सारे धन योग इस कुंडली में लगे हैं और सारे के सारे योग सफल परिणाम करेंगे, क्योंकि गुरु और चंद्रमा, सूर्य और बुध सबसे अच्छे बैठे हैं दशम स्थान में। हाँ, अब एक बात आपको इस कुंडली की नेगेटिव पक्षों में लेके आता हूं। इस कुंडली में नेगेटिव ये हो सकता है, हालांकि ये बात बहुत ज्यादा संपूर्णतया मैं लागू नहीं करूंगा इस कुंडली पे, क्योंकि चंद्रमा और गुरु अच्छे हैं, सूर्य बुध अच्छे हैं, पर फिर भी चतुर्थ भाव को पाप कर्त्री लगना और शुक्र और मंगल का करियर के हिसाब से चरित्रहीन नहीं होगा, क्योंकि एकादशवें भाव के अधिपति के साथ सर्वाधिक योग कारक बैठे हैं। लग्न बलवान है, लग्न कमजोर होता तब ये बात होती। लग्न में गुरु बैठे हैं, गुरु ने सूर्य और बुध दोनों को देखा है। व्यक्ति भौतिकीय नहीं होगा, व्यक्ति आध्यात्मिक होगा, चिंतन करने वाला होगा, मनस्वी होगा और गंभीर बुद्धि का होगा, सदाचरण करने वाला होगा, समाज को देने वाला होगा। लेकिन यहाँ पे तो अब क्या बात होगी, यहाँ पे गड़बड़ी कहाँ होगी? दरअसल शुक्र अपने ही नक्षत्र के बैठे हैं 20 डिग्री के अवस्थागत, ठीक है, और मंगल 4 डिग्री के अश्विनी नक्षत्र के केतु के नक्षत्र में। तो मंगल और शुक्र, मंगल दिग्बली होंगे। ये दक्षिण दिशा है, ये पूर्व है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है और ये उत्तर है। मंगल दक्षिण दिशा में उत्तरायण में बलवान होंगे और इनकी कुंडली में इनका जो जन्म हुआ है ये 2:30 पे शाम को हुआ है। इस वजह से अब मंगल प्रत्येक पल बलवान होते जाएंगे। शनि मंगल पापग्रह रात्रि में बलवान होते हैं। तो यहां पे क्या होगी बात कि यहां पे मंगल और शुक्र के कारण व्यक्ति का करियर बहुत सारी आशाएं देने वाला हो जाता है, और कर्क लग्न के होने के कारण व्यक्ति सब चीज में से कुछ आशावादी प्रवृत्ति धारण करता है और सब में से कुछ ना कुछ निकाल करके लेना चाहता है। मतलब वो आप यूं समझ लीजिए कि उसके सामने ऑप्शन की कोई भरमार वाली स्थिति है, कुछ भी कर सकता है। और कई बार वो इसी चीज को लेकर के कंफ्यूज हो सकता है कि ये करूं कि ये करूं कि ये करूं कि ये करूं, इस कॉलेज में जाऊं, इसमें एडमिशन लूं, ये करूं कि ये करूं। इस स्थिति में आपको तब जाकर के किसी दैवज्ञ ज्योतिषी की आवश्यकता उस समय पड़ेगी, उस समय के दशा के आधार पे। तो करियर में कंफ्यूजन इस व्यक्ति को हो सकता है, क्योंकि शुक्र अकेले और मंगल अकेले दशम स्थान में, अकेले की बात है, शुक्र अकेले और मंगल अकेले क्षेत्र से संबंधित समस्याएं पैदा करते हैं। यहाँ पे ये दोनों इकट्ठे बैठे हैं, इस वजह से कई बार व्यक्ति जब शुक्र की दशा में गुजरेगा तब उसको दिक्कत होगी। हालांकि अभी तो इनकी कुंडली में बुध आने वाले हैं, तो विदेश यात्रा, बाहर जाए, समाज के सबसे बड़े और घनिष्ठ व्यक्ति से इसकी मित्रता हो जाए, समाज के सबसे पुरोधा व्यक्ति का आशीर्वाद मिल जाए और गुरुजनों का आशीर्वाद मिल जाए। क्लियर है? दृष्टि बहुत अच्छी, यहाँ ठीक नहीं, यहाँ बहुत अच्छी। शनि की दृष्टि यहाँ पे ठीक अच्छी है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे कमजोर है। इस वजह से क्योंकि शनि की दृष्टि और इस भाव के ठीक पीछे गुरु चंद्रमा बैठे हैं, तो इसका सुख मिलता रहेगा। तो पैतृक संपत्ति और पिता का सुख, और निश्चित रूप से इसके आने के बाद पिता का बल बढ़ा है, पिता का कारोबार भी बढ़ेगा अभी आगे और भी, क्योंकि अभी आपकी कुंडली में 12वें भाव के और तीसरे भाव के अधिपति होंगे। तो निस्संदेह इनके बाद एक पुत्र पुत्री का योग भी बना है, इनके भाई भाइयों का योग भी बना है। संतान वगैरह के मामले में शनि मंगल का प्रभाव है, पर गुरु भी इसे देख रहे हैं, इस वजह से संतति हो जाएगी। 1 से 2 गर्भपात न हो, इसलिए कुंडली मिला करके विवाह करें। ये बच्चा मंगलिक नहीं है, न तो चंद्र कुंडली से न तो लग्न कुंडली से। इस कुंडली के लिए गुरु की दशा, इस कुंडली के लिए चंद्रमा की दशा, इस कुंडली के लिए मंगल की दशा और इस कुंडली के लिए बुध की दशा, सारी दशाएं लगभग अच्छी जाएंगी। कुछ कुछ मामलों में कभी कभी कमजोर होगी, शुक्र की दशा कमजोर हो सकती है और कभी कभी कमजोर शनि हो सकते हैं, क्योंकि वो दोनों इस कुंडली के लिए मारक और परेशान करने वाले ग्रह बनते हैं। क्लियर है? नक्षत्र के आधार पर अगर बात करूं तो सूर्य बहुत अच्छे, चंद्रमा भी ठीक हैं, मंगल जन्म कुंडली में उसको कंफ्यूज करेंगे,
बुध जन्म कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर उसके अंदर धार्मिकता देंगे। पूर्वा भाद्रपद गुरु का नक्षत्र, नक्षत्र का परिवर्तन जातक की कुंडली में सबसे बड़ा परिवर्तन पैदा करेगा और व्यक्ति को धर्म से सम्राट बना दे, बुद्धिमान बना दे और चीजों को समझने वाला बना दे। ग्रास्प कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, कम्युनिकेटिव होता है, संचार का मालिक होता है, साधन संपन्न होता है और भौतिकीय इच्छाओं की पूर्ति करने वाला होता है। 42वें वर्ष के बाद व्यक्ति में उत्तरोत्तर अर्थ के आगमन के और भी योग बनते हैं। पुष्य नक्षत्र में जन्मा है, इस वजह से निश्चित रूप से व्यक्ति कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा। बुध के बाद गुरु बहुत अच्छे परिवर्तन योग है। बुध और गुरु का नक्षत्र का शुक्र जन्म कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर अपने ही नक्षत्र में बैठे हैं। शुक्र बलवान है, लाभ भाव के अधिपति हैं। जन्म कुंडली में पंचम इसके साथ व्यक्ति शेयर, सट्टेबाजी, लॉटरी, रेंट का धन, प्रॉपर्टी का हिस्सा बनाए और प्रॉपर्टी बना करके बेच दे और कई तरीके से उसका धन भी कमाता रहे तो भी कोई गड़बड़ी नहीं होगी। शनि की स्थिति जन्म कुंडली में अनुराधा अपने नक्षत्र के बैठे हैं। बाप रे बाप, हद है। शनि यहाँ पे अपने नक्षत्र के गुरु से दृष्ट, पंचम भाव, गुरु और वृश्चिक राशि, पेट वगैरह थोड़ा कमजोर ना हो इसका ध्यान रखना चाहिए और अपच, एसिडिटी, कब्जियत वगैरह ना हो इसका ध्यान रखना चाहिए। टेक्निकली ये कुंडली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी क्योंकि शनि, मंगल और गुरु का प्रभाव है तो व्यक्ति पढ़ने पढ़ाने में माहिर, रिसर्चर हो जाता है और अष्टम भाव का अधिपति होकर के चतुर्थ में बैठा है, पंचम में बैठा है तो डॉक्टरी भी कर सकता है। मेडिकल सेक्टर में कीटनाशक दवाइयों में, ऑक्सीजन बनाने की फैक्ट्री और किसी भी तरीके से कोई केमिकल वगैरह बना करके कीटनाशक या पेस्टिसाइड वगैरह का निर्माण करने वाली कंपनी भी बना सकता है। ये स्थिति है। तो ये शनि थे। राहु जन्म कुंडली में मेहनत करवाएंगे, राहु इनकी कुंडली में इनको मेहनती बनाएंगे और राहु की कुंडली के हिसाब से यहाँ पे दृष्टि खराब नहीं है, यहाँ पे भी दृष्टि सामान्यतः तटस्थ है, यहाँ के लिए उच्च की दृष्टि है। तो शनि, राहु और शुक्र का संबंध जन्म कुंडली के एकादशवें भाव से है तो दो पापग्रहों का प्रभाव उस भाव का अधिपति केंद्र में, इस वजह से महाभाग्यशाली योग, महाधनी योग बनेगा। क्लियर है? बाकी की चीजें मैं रात्रि में बताऊंगा जिसमें और भी बहुत सारी चीजें बताऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।